गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 14। हमने अपना जो पूर्व का वीडियो बनाया था उसमें हमने फंडामेंटल राइट के बारे में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट क्या है और भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसमें है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 समता का अधिकार या समानता का अधिकार। उसी कड़ी के अंदर आज हम सबसे पहले आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 देख रहे हैं। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन करता है कि राज्य के द्वारा भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो किसके अगेंस्ट ये राइट दिया गया है? राज्य, कि राज्य कोई भी भेद नहीं करेगा। राज्य में क्या शामिल है ये हमने आर्टिकल 12 में देखा। और राज्य किसके बीच में विभेद नहीं करेगा? व्यक्ति। राज्य भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। व्यक्ति के अंदर पुरुष स्त्री शामिल है। इसके साथ साथ में जो ट्रांसजेंडर है उनको भी व्यक्ति में शामिल माना गया है। और आर्टिकल 14 का जो संरक्षण है, आर्टिकल जो 14 का जो संरक्षण है वो ट्रांसजेंडर को भी प्राप्त है, थर्ड जेंडर को भी प्राप्त है। इससे रिलेटेड एक केस आया था 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वर्सेज भारत संघ AIR 2014। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर को भी व्यक्ति शब्द में शामिल माना। और आर्टिकल 14 का जो संरक्षण है वो ट्रांसजेंडर को भी प्राप्त है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में प्राकृतिक व्यक्ति के अलावा विधिक व्यक्ति को भी शामिल माना गया है। चिरंजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक विधिक व्यक्ति को भी व्यक्ति शब्द में शामिल माना गया है। तो आर्टिकल 14 हम देखें तो इसमें दो प्रकार के प्रोटेक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट, विधि के समक्ष समता, सेकंड, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एंड सेकंड, विधियों का समान संरक्षण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विधि के समक्ष समता, कि विधि के समक्ष समता का क्या अर्थ है। विधि के समक्ष समता, इसका तात्पर्य है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और राज्य के द्वारा समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों को प्रदान करने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो विधि के समक्ष समता है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है, नकारात्मक वाक्यांश है, जिसका मतलब है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विशेषाधिकारों को प्रदान करने में राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाएगा। ये जो विधि के समक्ष समता का जो सिद्धांत है ये भारत के संविधान में इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के जो संविधान है, ब्रिटिश की जो विधि है वहाँ से रूल ऑफ लॉ से एडॉप्ट किया गया है। रूल ऑफ लॉ क्या है? ब्रिटिश संविधान के विशेषज्ञ डाइसी ने एक रूल दिया, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसके अनुसार विधि सर्वोच्च है, विधि से ऊपर कुछ भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा विधि का उल्लंघन किया जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा, चाहे वह अपने पद और अवस्था में कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सेकंड, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, विधि से ऊपर
कोई नहीं है। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह राजा हो चाहे रंग। भारत के संविधान में ये दोनों विशेषताएं शामिल है। विधि सर्वोच्च है। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको सर्वोच्च माना गया है और विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को भी समान माना गया है। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान जो संरक्षण है वह अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है। अमेरिकी संविधान क्या कहता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना, समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार, न कि असमान व्यक्तियों के साथ समान विधि को लागू किया जाना। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, सकारात्मक वाक्यांश है। मीन्स समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को एक समान विधि के अधीन रखा जाएगा। जिन व्यक्तियों की कंडीशन एक जैसी है उन्हें एक ही प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, न कि जिन व्यक्तियों की कंडीशन अलग अलग है, असमान है, उन्हें एक समान विधि के अधीन नहीं रखा जाएगा। मीन्स यदि कोई व्यक्ति ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, कोई बलवान है, कोई निर्बल है, तो उन्हें एक समान विधि से अपन ट्रीट नहीं कर सकते। असमान के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के आर्टिकल 14 दो प्रकार का प्रोटेक्शन देता है व्यक्तियों को। फर्स्ट, विधि के समक्ष समता, सेकंड, विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल जो 14 है ये संरक्षण प्रदान करता है व्यक्ति को। मीन्स इसके अंदर न केवल नागरिक बल्कि गैर नागरिक विदेशी व्यक्ति भी शामिल है। आर्टिकल 14 का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस केस में न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा कि ये दोनों जो वाक्यांश है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि एक का उल्लंघन होगा तो दूसरे का उल्लंघन अवश्यंभावी है, स्वयं ही उसका उल्लंघन भी होगा। यदि विधि के समक्ष समता का उल्लंघन होगा तो विधियों का समान संरक्षण का भी उल्लंघन होगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। विधि के समक्ष समता और जो विधियों का समान संरक्षण है, इन दोनों का हम उद्देश्य देखें तो एक ही उद्देश्य है, वो है लोगों को समान न्याय की प्राप्ति। आर्टिकल जो 14 है इसमें नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल लॉ का सिद्धांत है, वो भी शामिल है कि किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके विरुद्ध कोई भी डिसीजन नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा किया जाता है तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आर्टिकल 14 में शामिल है। इससे रिलेटेड दो केस है अपने, ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु राज्य और मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। चूंकि हमने देखा कि ये आर्टिकल 14 ये कहता है समान लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना, असमान लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसलिए आर्टिकल 14 वर्गीकरण की तो अनुमति देता है परंतु वर्ग विधान का निषेध करता है। यानी लोगों के बीच वर्गीकरण किया गया और वर्गीकरण के बाद में एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों के बीच में उन वर्ग के जो व्यक्ति है उनमें कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा वर्गीकरण जो किया जाता है वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। यदि ऐसा वर्गीकरण युक्ति युक्त नहीं है तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा। वर्गीकरण युक्ति युक्त कैसे हो सकता है? इसके लिए दो प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। मीन्स जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्ति और वस्तु है और जो दूसरे वर्ग में शामिल किए गए व्यक्ति और वस्तु है जिनको बीच में वर्गीकरण किया गया है वो उचित होना चाहिए। सेकंड, अंतरक और उस उद्देश्य में तर्क संगत संबंध होना चाहिए जिसे अधिनियम बनाकर मंत्रिमंडल प्राप्त करना चाह रहा है। मीन्स कि जो वर्गीकरण किया गया है और जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो वर्गीकरण किया गया है उस उद्देश्य के बीच में और उस वर्गीकरण का संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी वो वर्गीकरण क्या माना जाएगा? उचित माना जाएगा। अब
वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, वर्गीकरण के क्या आधार हो सकते हैं कि किन्हीं व्यक्ति और वस्तुओं को किसी दूसरे व्यक्ति और वस्तुओं से अलग रखा जाए। फर्स्ट, भौगोलिक दशाओं पर आधारित वर्गीकरण। हमारे देश को अलग अलग प्रांत स्टेट में बांटा गया है। प्रत्येक जो स्टेट है उसकी कंडीशन अलग है और स्टेट में भी जो क्षेत्र है, ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उनकी कंडीशन अलग अलग है। तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर लोगों के बीच विभेद किया जा सकता है और इस प्रकार से भौगोलिक दशाओं पर यदि कोई वर्गीकरण किया गया है तो उससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा। जैसे एक केस आया था करशन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस वाद में क्या हुआ, इस वाद में मारवाड़ भू राजस्व अधिनियम की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी गई कि ये जो एक्ट है ये केवल एक स्पेशल क्षेत्र जो मारवाड़ क्षेत्र है केवल वहाँ पर लागू होता है, पूरे स्टेट पर लागू नहीं होता। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि मारवाड़ को जो क्षेत्र है उसको एक विशेष परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, इसलिए यदि ये एक्ट केवल उस क्षेत्र विशेष के लिए बनाया गया है तो इससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता। सेकंड, राज्य के पक्ष में विभेद, मीन्स राज्य को स्वयं को एक वर्ग माना जा सकता है और यदि राज्य को स्वयं को एक वर्ग मानकर यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो कि सामान्य नागरिकों पर लागू नहीं हो रही बल्कि उस केवल राज्य के ऊपर लागू हो रही है तो उससे भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा। थर्ड, आर्टिकल 14 तथा कर विधान, यानी राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उन व्यक्ति और वस्तुओं का चुनाव कर सकती है जिन पर वह कर लगाएगी और उन व्यक्ति और वस्तुओं को छूट प्रदान कर सकती है जिन पर वह कर नहीं लगाएगी। परंतु ऐसा राज्य के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो उचित युक्तियुक्त होना चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो उससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता। फॉर विशेष न्यायालय तथा विशेष प्रक्रिया, सामान्यतः जितने भी अपराध हैं उन अपराधों के विचारण के लिए एक समान न्यायालय होता है और समान प्रोसीजर कोड में अपनाया जाता है। परंतु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है, उन्हें आर्टिकल 246 के अनुसार केंद्र, संसद और राज्य के विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वे कुछ विशेष प्रकार के अपराधों के लिए कुछ विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं और उनमें विचारण के लिए, सुनवाई के लिए विशेष प्रोसीजर अपना सकते हैं और यदि ऐसा किया जाता है तो उससे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होगा। व्यक्ति को स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को स्वयं को केवल एक वर्ग मानकर यदि कोई विधि बनाई जाती है जो विधि अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं हो रही तो इससे भी आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं होता। चिरंजी लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। तो ये वर्गीकरण के कुछ आधार हैं जिस पर वर्गीकरण किया जा सकता है। भौगोलिक दशाओं पर, राज्य के पक्ष में, विशेष न्यायालयों के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाकर, व्यक्ति को स्वयं एक वर्ग मानकर, राज्य को स्वयं एक वर्ग मानकर, राज्य को स्वयं एक व्यक्ति मानकर भी ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है। तो और हमने एक केस और है, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण। इम्पोर्टेंट केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण का जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया उसमें न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल 14 में जो ये विधि का शासन है ये जो संविधान है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे संसद आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान में संशोधन करके भी नष्ट नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है उसको संविधान में संशोधन करके भी कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से हमने ये आज आर्टिकल 14 के बारे में डिस्कस किया कि राज्य के द्वारा किनके समान परिस्थिति वालों लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कहाँ पर? भारत राज्य क्षेत्र में। किसके साथ? किसी व्यक्ति, मीन्स न केवल भारत का नागरिक बल्कि विदेशी व्यक्ति भी इसमें शामिल है।